चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की क्लास में अलाउंसेस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। जो अलाउंसेस मैंने कल आप लोगों को बताए थे, उनमें से पहले अगर कोई अलाउंस के डेफिनेशन को लेकर आपको डाउट है तो फर्स्टली आप वो बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे की क्लास कंटिन्यू करूंगा। हाँ दीपिका, बोलो बेटा। हाँ, मैं आज सारे अलाउंसेस के बारे में बता रहा हूँ। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें, देखिए मैंने कल आपको अलाउंसेस की ना ये कैटेगरी बनवाई थी। आप स्क्रीन पर देखिए, मैंने अलाउंसेस की इस तरह से आपको कैटेगरी बनवाई थी। नंबर वन, मेरे पास अलाउंसेस की जो कैटेगरी है, अगर मैं देखता हूं तो अलाउंसेस में सबसे पहले नंबर पर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है। नंबर टू, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस है। और नंबर थ्री, अलाउंसेस विच आर टैक्सेबल आफ्टर स्पेसिफाइड लिमिट। इनमें भी फुल्ली टैक्सेबल के अलावा जो लिमिट वाले हैं, इनमें एक एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस। एक इसमें है हमारे पास प्रोफेशनल अलाउंस, और एक इसमें हमारे पास है अदर अलाउंसेस विद स्पेसिफाइड लिमिट। तो ये कुल मिलाकर जो टॉपिक है, जो मैं अलाउंसेस को लेकर के आप लोगों को बताने वाला हूं। अब बेटे, इनमें ना सबसे पहले अगर मैं बताऊं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की कैटेगरी को अगर मैं बताऊं तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में सबसे पहले नंबर पर मैंने आपको डियरनेस अलाउंस बताया, महंगाई के लिए मिलता है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मैंने बताया, सीसीए, एक सिटी से दूसरी सिटी, महंगी सिटी में ट्रांसफर करने पर। फिक्स मेडिकल अलाउंस, लंच अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, फैमिली अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस। कल मैंने ये सारे अलाउंस आपको बताए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अदर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, अदर फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में मतलब कुछ और भी नाम हैं जो क्वेश्चंस के बीच में से निकल कर आएंगे, जिनमें एक है हमारे पास सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस मतलब इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अपने घर में सर्वेंट रखने के लिए अलाउंस जो है वो दे सकता है, उसे हम लोग नाम देंगे सर्वेंट अलाउंस का। सर्वेंट अलाउंस के अलावा एक आएगा मैरिज अलाउंस। मैरिज अलाउंस होता है मैरिज बाउंडेशंस के लिए, मैरिज ना करने के लिए। जनरली जो एयर होस्टेस हैं या मॉडल्स हैं जिनको कंपनी ने साइन किया, उनके लिए ये जो अलाउंस है वो दिए जाते हैं। इसके अलावा टेलीफोन अलाउंस की हम लोग बात करेंगे। इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉई को टेलीफोन की फैसिलिटी भी दे सकता है कि भाई आपके घर में टेलीफोन लगेगा या मोबाइल फोन मिलेगा, वो फैसिलिटी है। यहां हम उसको पैसे दे रहे हैं कि भाई ये लो, आपको इतना अमाउंट एज अ टेलीफोन अलाउंस मिलेगा, जिससे कि आप अपने लिए टेलीफोन रिचार्ज या उसका बिल वगैरह पे कर सकते हैं। लेकिन टेलीफोन अलाउंस ऑलवेज क्या है, फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में रखा गया। फैसिलिटी अगर देगा तो रूल बदल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा मत समझिएगा कि जो रूल अलाउंस के ऊपर है वही रूल सेम फैसिलिटी के ऊपर होगा। नहीं, रूल बदलेंगे। जैसे कल मैंने मेडिकल अलाउंस बताया, क्या बताया, फुल्ली टैक्सेबल। बट मेडिकल फैसिलिटी अगर मिलेगी तो रूल अलग है। अलाउंस का रूल अलग है, फैसिलिटी का रूल अलग है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अलाउंसेस, कि अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अलाउंसेस देगा तो इन अलाउंसेस में सर्वेंट अलाउंस मिले, मैरिज अलाउंस मिले, टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन के लिए इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉई को दे सकता है। इसके अलावा स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस। स्पेशल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं, सही है, आप सीए बन गए। अब सीए बनने के बाद भी बहुत सारे कोर्स हैं, आपको अभी तक बताया नहीं गया। जब आप सीए बन जाएंगे, सीए बनने के बाद भी इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कोर्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि सीए इंस्टीट्यूट सिर्फ सीए की डिग्री देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो स्पेशलाइजेशन के, जो सीए इंस्टीट्यूट करवाता है। जो बच्चा सीए बन जाता है उसके बाद वो कोर्सेज करता है, सही है। अब मान लीजिए आप सीए कर लेते हैं, उसके बाद आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ आपकी जो कंपनी है, जिस तरह का उसमें वर्क है, उसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेने की जरूरत है, और ऐसा कोई कोर्स सीए इंस्टीट्यूट करवाता भी है। अब आपने ये बोला कि सर आप मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं ना वो नॉलेज ले लूंगा तो मैं कंपनी के लिए और अच्छा काम कर पाऊंगा। तो कंपनी ने आपको स्पेशल क्वालिफिकेशन अलाउंस दे दिया कि भाई ठीक है, आप ये क्वालिफिकेशन लो, इसके लिए हम आपको अलाउंस देंगे। तो वो आपके लिए क्या होगा,
टैक्सेबल है क्योंकि फायदा आपका हो रहा है, तो इसीलिए वो आपको एम्प्लॉयर ने तो दे दिया, लेकिन एम्प्लॉयर अगर वो अलाउंस आपको देगा तो वो आपके लिए क्या होगा बेटे, फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोजेक्ट अलाउंस की। प्रोजेक्ट या प्लानिंग, इसको प्लानिंग अलाउंस भी बोल सकते हो। प्रोजेक्ट अलाउंस या तो प्लानिंग अलाउंस। प्रोजेक्ट या प्लानिंग आमतौर पर क्या होता है बेटे कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी नए प्रोजेक्ट में डाल दे। अब मान लीजिए आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब नया स्टार्ट करेंगे तो कुछ नए लोगों को रिक्रूट तो हम करेंगे, जो लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग होंगे जिनके साथ हमने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनको भी हम उस काम में डाल देंगे। और शायद ऐसा हो कि हम उन लोगों को क्या बोलेंगे कि हम एक नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन जो काम ऑलरेडी आप कर रहे हो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉई कहता है सर फिर तो मेरे को आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, एक तरह से ओवर टाइम हो गया, लेकिन वो ओवर टाइम सिमिलर काम पर होता तो उसे मैं ओवर टाइम का नाम दे देता। अब हमने आपसे ओवर टाइम जो काम लगवाया वो किसी नए प्रोजेक्ट पर लगवाया, इसके लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को दे सकता है प्रोजेक्ट अलाउंस। लेकिन वो अलाउंस अगर एम्प्लॉई को मिलेगा तो वो एम्प्लॉई की इनकम है, एम्प्लॉई के लिए फुल्ली टैक्सेबल। ये वाली बात बताइए क्लियर है क्या? चलो, उसके बाद आता है जी रूरल एरिया अलाउंस। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को रूरल एरिया में ट्रांसफर करता है और उसके लिए अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को देगा रूरल एरिया अलाउंस तो वो फुल्ली टैक्सेबल। एजुकेशन अलाउंस, ब्रैकेट में लिख लो सेल्फ एजुकेशन की बात हो रही है, ब्रैकेट में लिख लो सेल्फ एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेशन अलाउंस अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। एजुकेशन अलाउंस में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। इसके अलावा आता है बेटे डॉग अलाउंस। डॉग अलाउंस, आप बोलेंगे सर डॉग अलाउंस किस लिए, तो डॉग अलाउंस कुत्ते पालने के लिए दे रहे हैं भाई, है ना। जनरली डॉग अलाउंस दो तरह के लोगों को मिलता है। देखो, या तो ऐसे लोग जो इंटेलिजेंसी में काम करते हैं आमतौर पर, तो उनके पास स्पेशल तरह के डॉग्स होते हैं जो इंटेलिजेंसी में काम आते हैं, तो वो डॉग रखेंगे अपने साथ, तो उसके लिए क्या होगा, उनको डॉग अलाउंस अलग से दिया जाएगा। या डॉग अलाउंस मिलता है उन लोगों को जो लोग जनरली ए क्लास ऑफिसर्स हैं, है ना, तो उन लोगों के मतलब शौक कह लो बड़े हैं, है ना, ऐसे लोग जिनके घरों के सामने नेम प्लेट पे लिखा होता है कुत्तों से सावधान, सही है ना। ऐसे लोग जिनके पास भी बड़े महंगे महंगे कुत्ते हैं, ओडी गाड़ी में कुत्ता अगली सीट पे जीभ निकाल के बैठा है, देखते हो आप, वो कुत्ते जो मतलब इंसान से महंगे हैं, है ना, उनकी बात हो रही है। ठीक बात है ना। अब प्रवीण कहता है सर हमारे घर में हमने भैंस पाल रखी, हमारे को बफेलो अलाउंस मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि भी डॉग अलाउंस जो मिल रहा है वो ए क्लास ऑफिसर्स को मिलता है। चिराग कहता है भाई हमें भी मिलेगा क्या? एम्प्लॉयर कहता है तेरे से बच्चे तो पढ़ते नहीं, कुत्ते पालेगा, है ना, अपने बच्चे पाल ले भाई। तो मुद्दा क्या है कि डॉग अलाउंस और ये सब जो ये पेट्स के लिए जनरली मिलते हैं, बट ये ए क्लास ऑफिसर्स को जनरली मिलते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से। चलिए, लेकिन मुद्दा क्या है कि ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन अगर इनमें से कोई भी अलाउंस एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा तो वो अलाउंस एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाने वाले हैं, फुल्ली टैक्सेबल, उन्हें हम आपकी इनकम का पार्ट मानेंगे। अब सुनो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे जैसे टॉपिक चलेगा मैं आपको क्वेश्चन बनाना भी सिखाऊंगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा सुनिए, आपको मिलेगा मिस्टर एक्स इज अ एम्प्लॉय इन ए लिमिटेड कंपनी एंड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम आर एज अंडर। हमें बोलेगा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी दी ग्रेड के साथ, ड्यू डेट ऑफ सैलरी ये है। तो ये वाला पैराग्राफ जो बना ये मैंने आपको सिखा दिया, ग्रेड कैसे लगाना है, ड्यू डेट ऑफ सैलरी कैसे लगाना है और किस तरह से हमें सैलरी को टैक्सेबल करना है। नंबर 2, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ग्रेड के साथ क्या दे सकता है, और तो मैंने बोला भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को डियरनेस अलाउंस दे सकता है, मेडिकल अलाउंस दे दिया इतना, सीसीए दे दिया इतना, डॉग अलाउंस दे दिया इतना, है ना, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस दे दिया इतना। तो सारे नहीं मिलेंगे, ये तो मैंने बता दिए आपको, ये सारे नहीं मिलेंगे। इनमें से कभी किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट मिलेगा, किसी क्वेश्चन में कोई पॉइंट मिलेगा। मैंने तो जस्ट आपको बता दिया
इनमें से कोई भी अलाउंस मिलेगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। सही बात है ना? इनमें से कोई भी अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल है, सारे नहीं मिलेंगे। ठीक बात है या नहीं है? तो इनमें से जो मिलेगा उसके ऊपर जो रूल है उस रूल को फॉलो करके आपको टैक्सेबिलिटी बतानी होगी। सब बच्चे बता दो ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? मैं डन करूं इतनी बात? चलो इतना। हाँ जी बेटे। देखो भाई ऐसा ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कोई ऐसी बात है कि मैरिज के अगेंस्ट नहीं होता, बट हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लूप होल्स को भी यूज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमें किसी अदर लॉ से मतलब नहीं है, किसी भी अदर लॉ से हमें मतलब नहीं है। हम देखेंगे इनकम टैक्स लॉ में क्या लिखा गया। मैंने जस्ट आपको क्या बताया, कॉन्ट्रैक्ट हो पाया या नहीं हो पाया। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही ना हो, हमने ओरली डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट करना तो जरूरी नहीं है ना। मैंने मैरिज अलाउंस के लिए आपके साथ मैंने बोला बॉन्ड पे साइन करो, हो भी सकता है ना भी हो। हम ओरल भी कहते हैं कि भाई हमें आपको एग्रीमेंट साइन करना है, बट हमने आपको बोला भाई इतने सालों तक आपको हमारे लिए काम करना है, मैरिज नहीं करोगे तो हम आपको अलग से मैरिज अलाउंस भी दे देंगे। सही है, लेकिन उस चीज के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट ना किया हो। मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आपको मैरिज अलाउंस मिले तो उसके लिए रूल क्या है, बस। सही है ना? अपन तो क्या देखेंगे इनकम टैक्स में, अगर किसी भी कंडीशन पर, चाहे वोलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों ना हो, है ना, लेकिन अगर इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉई को मैरिज अलाउंस दिया तो उस कंडीशन में अपन क्या रूल अप्लाई करने वाले हैं, मैं वो आपको सिखाऊंगा बस। सही है? एक चीज और देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक स्पष्ट रूल है कि हम लोग इनकम टैक्स लेंगे इनकम पर, वेदर इट इज टू बी लीगल और इलीगल। आप मेरी बात समझ गए? देखो अब एक बात बताओ, आईपीसी इंडियन पिनल कोड क्या कहता है कि कुछ चीजों को प्रोहिबिटेड करता है वो, कि भाई ये काम कानूनी तौर पर अपराध है। समझ गए? लेकिन लोग वो काम करते नहीं करते, और उस काम को करके अगर किसी पर्सन ने इनकम अर्न कर ली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे टैक्स लेगा या नहीं लेगा। लेकिन कानूनी तौर पर तो वो गलत था, कानूनी तौर पर तो आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते थे, लेकिन आपने किया और आपने इनकम भी कमाई। तो उस इनकम पर लीगली तो आप बोलोगे सर ऐसा कानून ही नहीं है काम करने का, आप इनकम टैक्स कैसे मांग लोगे? कानून में देखो ये काम करने की परमिशन ही नहीं है, हमने तो भी किया, हमने पैसे कमाए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे इनकम टैक्स कैसे मांग सकता है? ये तो काम करना ही गलत है। लेकिन उसके बावजूद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे पहले टैक्स चार्ज करेगा, चाहे वो काम करना गलत हो, चाहे वो काम करना सही हो। सही बात है या नहीं है? इलीगल इनकम पर रेड लगती है, टैक्स लगता नहीं लगता? रेड लगाएगा ही डिपार्टमेंट कि भाई ये बंदा पैसे कमा रहा है, इलीगल तरीके से कमा रहा है, तो इसको पकड़ो और इसके ऊपर टैक्स चार्ज करो। पहले डिपार्टमेंट जाएगा, बाद में इंडियन पिनल कोड का केस लगेगा। ठीक बात है या नहीं है? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई अगर कोई भी इनकम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने से, चाहे वो लीगल हो या इलीगल हो, अगर इनकम जनरेट हुई है तो टैक्स की कैलकुलेशन तो होगी। सही बात है? चलो अब ये बताओ, मेरे को ये बताओ, जो मैंने अलाउंसेस आपको बताए ये वाले बात सबको क्लियर है? फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस सबको क्लियर है? आगे बढ़ू। अच्छा, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के बाद अब आते हैं अलाउंसेस विद स्पेसिफाइड लिमिट। लेकिन मैं काम करता हूं मेरे सीक्वेंस में चलते हुए, पहले मैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड वाले और करवा दूं। ये देखो, फुल्ली टैक्सेबल के बाद फुल्ली एग्जेम्प्टेड, आपको कुछ पेजेस आगे जाना पड़ेगा। मैंने मेरे मटेरियल में पहले स्पेसिफाइड लिमिट वाले बताए हैं। अगर आप फुल्ली एग्जेम्प्टेड पे जाना चाह रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, आपको जो मटेरियल मैंने दिया है उस मटेरियल के अकॉर्डिंग पेज नंबर 4.16 पर आप आ जाओ। पेज नंबर 4.16 पर आप आ जाइए। जो मटेरियल मैंने आपको इशू किया है उस मटेरियल के पेज नंबर 4.16 पर आप आ जाइए। सब लोग बताओ ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? क्या करेंगे आप मेरी बात को समझो। हम लोग बात कर रहे हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये देखना बेटे, मैंने अलाउंसेस की वो कैटेगरी आपको बता दी जो फुल्ली टैक्सेबल है। सब बच्चे पहले बताओ क्लियर है क्या?
अब मैं आपको वो कैटेगरी बता रहा हूं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो कैटेगरी बता रहा हूं जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। उनमें कौन कौन से अलाउंस हैं, तो सुनिए। फुल्ली एग्जेम्प्टेड में फॉरेन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सुनो जरा ध्यान से बेटे, यहां जो मैं अलाउंसेस की बात करूंगा, ये सब अलाउंसेस स्टैट्यूटरी अलाउंसेस होंगे। स्टैट्यूटरी अलाउंसेस का मतलब होता है किसी के सम्मान के लिए, सही है, किसी को एक रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग जो अलाउंसेस देंगे उन्हें हम स्टैट्यूटरी अलाउंसेस बोलते हैं, जो कि एग्जेम्प्ट यहां मैं करने वाला हूं। इनमें नंबर 1 मैंने रखा फॉरेन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहले मेरी बात सुनो, अगर मान लो आप सीए कर लेते हो और आपकी जॉब परमानेंटली किसी दूसरी कंट्री में लगती है अच्छे पे स्केल के साथ, कितने लोग जाना चाहेंगे? फॉरेन कंट्री में जॉब लग रही है आपकी, मान लीजिए दुबई में जॉब लग रही है, सिंगापुर में जॉब लग रही है, मलेशिया में जॉब लग रही है, और परमानेंट वहीं आपको जॉब मिल रही है और आपको एक बहुत अच्छा पे स्केल मिल रहा है, तो 2 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी लोग कह रहे हम तो नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? अगर आपकी दुबई में जॉब लग रही हो, नहीं जाओगे? लोग फॉरेन जाने को तरसते हैं। साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया? अच्छा, क्या कह रहे हो? जाना चाहोगे? नहीं आर्यन जाएगा नहीं जाएगा? क्या कह रहा है कि मेरे दिल में भारत बसता है। अच्छा, थाईलैंड जाओगे? चलो भाई, सही है। चल पड़ियो, मैं जाऊंगा अब की बार, चल पड़ियो मेरे साथ ही, वहीं वहीं छोड़ाऊंगा तुम्हें। चलो बात सुनना। अब अगर अपन बात करें फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में सबसे पहले अलाउंसेस गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड अब्रोड। देखिए, आपने इंडियन एम्बेसडर्स का नाम सुना हुआ है, भारतीय राजदूत। इंडिया की एक फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय। फॉरेन मिनिस्ट्री क्या करती है, दूसरी अदर कंट्रीज के साथ हमारा टाई अप है, तो वहां इंडियन एम्बेसीज होती हैं, भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसीज। तो इंडियन एम्बेसीज जो होती है ना, इंडियन एम्बेसीज में अपन क्या करते हैं, इंडियन एम्बेसीज में हम इंडियन एम्बेसडर्स भेजते हैं, भारतीय राजदूत भेजते हैं। उनका काम होता है, मान लो अब हमारी ऑस्ट्रेलिया में इंडियन एम्बेसी है, तो इंडिया, यूक्रेन में भी है। अब यूक्रेन में जो लोग फंस गए, अब जैसे ये युद्ध चल रहा है, वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन में जो लोग फंस गए, यूक्रेन में अगर मान लो कोई इंडियन रहता है, तो वो जाके किससे हेल्प मांगे, तो वो जाएगा इंडियन एम्बेसीज में, जाके बोलेगा सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो इंडियन एम्बेसी उसकी हेल्प करेगी। अब इंडियन एम्बेसी में काम करने वाले लोग कौन है? इंडियन, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया से यूक्रेन की इंडियन एम्बेसी में जॉब करने के लिए भेजा। पहले ये वाली बात बताओ, क्लियर है? यानी इंडियन एम्बेसडर्स किसकी जॉब कर रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट की। इंडिया के बिहाफ पर उनको अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया जॉब करने के पर्पज से। ये वाली बात बताओ, क्लियर है? तो अगर इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरी बात को अच्छे से समझना, इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बिहाफ पर जॉब करने के लिए आउट ऑफ इंडिया जाता है, इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंडिया के बिहाफ पर जॉब करने के लिए इंडिया के बाहर जाता है, तो उसको दिए जाने वाले अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इंडिया में जो अलाउंस मिल रहे थे तो इंडिया का रूल है, लेकिन वही अलाउंस अगर इंडिया के बाहर मिल रहा है तो एग्जेम्प्टेड टैक्स नहीं लगेगा। लाइक अगर मैं बात करूं, हमने आपको दिया डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल मैंने आपको बताया, लेकिन अगर डियरनेस अलाउंस इंडिया में मिलेगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल, वेदर इट इज रिसीव बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डियरनेस अलाउंस एक एम्प्लॉय को मिलता है इंडिया के बाहर जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरी बात को अच्छे से सुनो, मैं उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रिगार्ड कर रहा हूं, उसका सम्मान कर रहा हूं, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंट्री में जाकर इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर जॉब करने के लिए, इंडिया को सर्विस देने के लिए वो इंडिया के बाहर जाता है, तो उसको दिए जाने वाले अलाउंसेस फुल्ली एग्जेम्प्ट है। सब बच्चे बताओ, क्लियर है क्या? तो यहां देखिएगा, फॉरेन अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉरेन अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय,
दिस अलाउंस इज यूजुअली पेड बाय द गवर्नमेंट to Indian citizen outside India for rendering service abroad. There may be several types: overseas allowance, children education allowance, car allowance, entertainment allowance, and these exemption is not available to non government employee. ये वाली बात हाईलाइट करो कि ये जो एग्जेम्पशन है ये किसको दी गई है? केवल गवर्नमेंट इंप्लॉई को दी गई है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉई को ये एग्जेम्पशन नहीं दी गई है। सब बच्चे बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? यानी कि अगर हम लोग अलाउंसेस किसको दे रहे हैं, आप मेरी बात को समझिएगा, फॉरेन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट इंप्लॉई, फॉरेन अलाउंसेस टू गवर्नमेंट इंप्लॉई। गवर्नमेंट इंप्लॉई को इंडिया के बाहर जाने के बाद जितने भी अलाउंसेस मिलेंगे वो सारे अलाउंसेस क्या होंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट। लेकिन ये अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉई के लिए एग्जेम्प्ट है, नॉन गवर्नमेंट को इसका फायदा नहीं दिया गया। नंबर 2, स्टैट्यूटरी अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस। अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं या अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाने वाले अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट होंगे। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिए जाने वाले अलाउंसेस एग्जेम्प्ट हैं। ये जो अपना सेशन कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, उसके लिए नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जितने अलाउंस दिए जाएंगे किसी भी अलाउंस पर टैक्स नहीं लगेगा। और तीसरा, अलाउंसेस पेड बाय यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ का अगर कोई पर्सन इंप्लॉई है और यूएनओ अपने इंप्लॉई को अगर कोई भी अलाउंस देती है तो वो ऑलवेज क्या होगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली जो कैटेगरी है उसमें हमने कितने लोगों को रखा है? 3 लोगों को। पहला, गवर्नमेंट इंप्लॉई पोस्टेड अब्रोड। गवर्नमेंट इंप्लॉई पोस्टेड अब्रोड, इसका सेक्शन भी लिख लो यार। सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 में एग्जेम्प्ट रखा गया इसको, सही है। दूसरा है स्टैट्यूटरी अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, और तीसरा है यूएनओ, सही है। तो इनको जो है 3 अलाउंस को हमने एग्जेम्प्ट रखा है। अब मेरे को ये बताओ जरा सब बच्चे, फुल्ली टैक्सेबल की लिस्ट सबको समझ में आ गई? फुल्ली एग्जेम्प्ट की लिस्ट सबको समझ में आ गई? ये आपको याद रखने पड़ेंगे, सही है। और इनको याद करने का एक तरीका भी है, याद करो, यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। चलो, तो अब अपन बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की तरफ, सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल बढ़िया से मेरी बात को समझो। अब अपन जाएंगे थर्ड कैटेगरी की तरफ। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन है ललित का कि सर डेपुटेशन अलाउंस बताना। डेपुटेशन होती है बेटा टेम्परेरी ट्रांसफर, जब आपको एडिशनल चार्ज दे दिया जाए या आपको अपनी जॉब से उठा करके किसी दूसरी जॉब पे एक बार के लिए टेम्परेरीली अगर ट्रांसफर दिया गया तो उसे हम लोग नाम बोलेंगे बेटे डेपुटेशन। डेपुटेशन को आप ब्रैकेट में लिख लो टेम्परेरी ट्रांसफर। तो टेम्परेरी ट्रांसफर देने की वजह से आपका हरासमेंट भी होगा, तो उसके लिए इंप्लॉयर आपको देगा डेपुटेशन अलाउंस, जो कि आपके लिए होगा फुल्ली टैक्सेबल। चले, डेपुटेशन के बाद फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करेंगे टैक्सेबल अलाउंस आफ्टर स्पेसिफाइड लिमिट, कि कुछ ऐसे अलाउंसेस की बात करूंगा जिसको अपन ने एक लिमिट तक तो करना है एग्जेम्प्ट, उससे ज्यादा होगा टैक्सेबल, हाँ या ना। इनमें सबसे पहला नाम स्क्रीन पर किसका आ रहा है? हाउस रेंट अलाउंस, जिसे हमने क्या नाम दे दिया शॉर्ट फॉर्म में? HRA। एक बात आपको बता दूं, जब तक एग्जामिनर क्वेश्चन में HRA नहीं डालेगा उसका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, समझ गए? मतलब HRA तो क्वेश्चन में आएगा ही आएगा।
अगर किसी केस में एचआरए क्वेश्चन में नहीं आया तो इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है आरएफए, जो आगे जाके बताऊंगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रोटी कपड़ा और मकान देता है ना। तो उसमें जब मकान वाली बात आती है तो दो चीजें हैं, या तो इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा हाउस रेंट अलाउंस, या तो इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा रेंट फ्री एकोमोडेशन। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब ये होता है जिसमें इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रहा है और उस पैसे से एम्प्लॉय ने अपने लिए हाउस को रेंट पर ले लेना है। और या तो हम बात करेंगे किसकी, रेंट फ्री एकोमोडेशन, कि भाई इंप्लॉयर ने अपने क्वार्टर्स बना रखे हैं और वही क्वार्टर अपने एम्प्लॉय को हमने कर दिया अलॉट। सही बात है ना। तो अगर हमने इंप्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को आरएफए दिया है तो रूल क्या होगा, वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज हम किसकी बात करेंगे, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। अगर इंप्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट पर लेने के लिए दिया है अलाउंस, पहले मेरी बात सुन लो बेटे। जनरली क्या होता है कि जब एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करेगा, रिक्रूटमेंट होगा, मुस्कान तू जाग रही है, ठीक है। अगर मान लो अपन क्या करेंगे, नहीं इसको थोड़ा सा मेरे को फील हो गया था, ले भाई अब चलो अब बात सुनिए। क्या होता है बेटे, एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को जॉब पे रखता है तो हम उसको कमिटमेंट करते हैं कि भाई हम आपको सैलरी देंगे, सही है। एम्प्लॉय कहता है सर मेरी रहने का अरेंजमेंट करो, रहने की व्यवस्था, दैट मींस एकोमोडेशन। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन के लिए हाउस की फैसिलिटी का प्रॉमिस करता है कि अगर आप हमारे यहाँ जॉब करेंगे तो हम आपको रहने के लिए एक फैसिलिटी देंगे। अब एकोमोडेशन फैसिलिटी देने का प्रॉमिस हमने कर दिया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेन टाइम पर हमारे पास आपको देने के लिए एकोमोडेशन फैसिलिटी ना हो, कि हमने इंप्लॉइज तो रिक्रूट कर रखे हैं ज्यादा और हमारे पास क्वार्टर्स हैं कम। तो कुछ ऐसे इंप्लॉइज हैं जिनको हम अभी एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको कंपनसेट कर देंगे और आप क्या करो, एकोमोडेशन फैसिलिटी लेने की बजाय हम आपको सैलरी के साथ हाउस रेंट अलाउंस दे देंगे और आप उस अलाउंस के अमाउंट से अपने लिए आगे फर्दर हाउस को रेंट पर ले लें। ये वाली बात बताओ क्लियर है क्या, पॉसिबल है या नहीं है। अब देखिए, अगर इंप्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को हाउस को रेंट पर लेने के लिए अलाउंस दे दिया, जिसे हम नाम देने वाले हैं हाउस रेंट अलाउंस, HRA। तो हाउस रेंट अलाउंस को लेकर के रूल क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। हाउस रेंट अलाउंस को लेकर के रूल क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें यह होगा बेटे, देखिए, अगर इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस देता है, हाउस रेंट अलाउंस अगर इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, अभी आप पूरी बात सुनना, ये बहुत शानदार रूल है, बिल्कुल शानदार रूल है ये। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहले मेरे को ये बताओ, ये किस चीज का सेक्शन है, एग्जेम्पशन का सेक्शन है। एग्जेम्पशन का सेक्शन है, इस बात का मतलब क्या होने वाला है कि जो इंप्लॉयर अपने एम्प्लॉय को HRA देगा उसका एक पार्ट मैं क्या करवाने वाला हूं, एग्जेम्प्ट। हो सकता है सारा एग्जेम्प्ट हो जाए, रूल लगाऊंगा, कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना अमाउंट लिमिट के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट हो सकता है उतने अमाउंट को हम कर देंगे एग्जेम्प्ट, और अगर कुछ बचा तो हो जाएगा टैक्सेबल। क्योंकि ऊपर मैंने हेडर लिखा था अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्ट अप टू द स्पेसिफाइड लिमिट, कि एक लिमिट तक तो क्या होगा एग्जेम्प्ट और उस लिमिट से ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा टैक्सेबल। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या, लिमिट तक मिलेगा तो एग्जेम्प्ट, लिमिट से ज्यादा मिलेगा तो टैक्सेबल। इनमें सबसे पहला नाम कौन सा आता है बेटे,
हाउस रेंट अलाउंस, HRA। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? HRA के लिए मैं चलो आपको सबसे पहले लिमिट बताता हूं। एम्प्लॉयर ने, अच्छा एक बात बताओ, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉई को HRA दे दिया, एम्प्लॉई उस HRA का क्या करेगा ये बताओ? उसको यूज करेगा हाउस को रेंट पर लेने के लिए, करेगा नहीं करेगा? अब बेसिक रूल क्या दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? रूल ये बनाया कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को HRA देगा तो रूल ये है, एक्चुअल HRA रिसीव, एक्चुअल HRA रिसीव, एक्चुअल HRA रिसीव, पहला पॉइंट। नंबर 2, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये रूल लिख रहा हूं मैं, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड लिमिट होगी 40% ऑफ सैलरी, ओब्लिक 50% ऑफ सैलरी। अगर आपका हाउस मेट्रो सिटी में है तो 50% ऑफ सैलरी, अगर आपका हाउस अदर सिटी में है तो रूल लगाएंगे 40% ऑफ सैलरी। दोनों में से थर्ड लिमिट एक लगेगी, या तो 40 या तो 50% ऑफ सैलरी। अगर आपका हाउस मेट्रो सिटी में है तो लगेगा 50% ऑफ सैलरी, अगर आपका हाउस अदर सिटी में है तो लगेगा 40% ऑफ सैलरी। अमन, मेट्रो सिटी, मेट्रो सिटी कौन सी होती है? जिसमें मेट्रो ट्रेन हो वो मेट्रो सिटी है, ऐसा है? हाँ भाई सचिन, कितनी मेट्रो सिटी इंडिया में? 4 ही हैं, कौन कौन सी? और चेन्नई। मेट्रो सिटी क्या होती है? वेल एस्टेब्लिश तो पुणे उससे भी बढ़िया है, बेंगलोर उससे भी बढ़िया है, अपना गुड़गांव उससे भी बढ़िया है, दिल्ली से बढ़िया गुड़गांव है ना? और नोएडा उससे बढ़िया। तो नोएडा है या नहीं है? नोएडा मेट्रो सिटी में आएगा नहीं आएगा? अरे नोएडा मेट्रो सिटी में आएगा नहीं आएगा? गुड़गांव नोएडा से बढ़िया, नोएडा से बढ़िया गुड़गांव, इन दोनों से बढ़िया बेंगलोर, इन दोनों से बढ़िया लखनऊ। इंडिया में मेट्रो सिटी कितनी है? कितनी है मेट्रो सिटी दीपिका? क्या कह रहे हो? अर्बन या रूरल को छोड़कर, अर्बन या रूरल का मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। स्विन, कितनी मेट्रो सिटी है इंडिया में? 4 सिटी हैं। कौन कौन सी? वही वाली, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर है। कौन सी? चारों में से 4 बता, कौन कौन सी है? मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। दिल्ली नहीं है, कैपिटल है दिल्ली। चेन्नई को छोड़ दें, चेन्नई को छोड़ दें, रजनीकांत नाराज हो जाएगा। प्रेरणा, कितनी मेट्रो सिटी है? 4 ही होंगी। बेंगलोर है या नहीं उसमें? हाँ जी, जहां से मेन ट्रेड रूट चलता हो। चलिए मैं आपको बताता हूं, मेट्रो सिटी को हिंदी में बोलते हैं महानगर, सही है? आप न्यूज में देखते हो 4 महानगरों का तापमान, जब आप न्यूज चैनल चलाते हो, जब आता ना टेम्परेचर बताते हैं, तो उसमें 4 मेट्रो सिटीज का टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल बताते हैं। हम छोटे होते थे तो टीवी में चलता था, है ना, दूरदर्शन, तो वो मैडम बताती आज का 4 महानगरों का तापमान, है ना? तो मेट्रो सिटी जो है वो महानगर को बोलते हैं। कोई भी मतलब सिटी डेवलप कितनी है, गुड़गांव नोएडा, ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है। बात सुनिए, 4 मेट्रो सिटी है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता चेन्नई। मेट्रो ट्रेन चलती है नहीं चलती उससे मेट्रो नहीं बनती है, सही है? महानगर को मेट्रो सिटी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात,
इंडिया में केवल 4 मेट्रो सिटी हैं। आधे बच्चे क्वेश्चन इसी वजह से पेपर में गलत करके आते हैं कि मैं क्वेश्चन दे दूंगा कि मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन दिल्ली विच रिसाइड इन नोएडा, एन एम्प्लॉयर हैज गिवन एचआरए, और आपने लिमिट लगा दी 50%, आपका क्वेश्चन गलत हो गया। मिस्टर एक्स जॉब करता है दिल्ली में, रहता है नोएडा में, एम्प्लॉयर आपको एचआरए देता है, आप फंस गए। जॉब तो आप दिल्ली में कर रहे हो, रहते नोएडा में हो। अब नोएडा मेट्रो में है या नहीं है? दिल्ली तो है, जहां जॉब करते हो वो तो मेट्रो है, जहां रहते हो वो मेट्रो नहीं है, तो ये लिमिट कौन सी लगाऊं? तो सबसे पहली बात, अब देखो क्या होगा। अब आधे लोग कहते हैं कि जहां रहते हैं, अब जहां रहते हैं वो नोएडा, अब आपको लगता है नोएडा तो दिल्ली के अंदर ही है। नोएडा दिल्ली के अंदर नहीं है, नोएडा जो है वो दिल्ली से एनसीआर एरिया है, वो अलग है। गुड़गांव दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से अलग है। अब मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो दिल्ली से सटा हुआ जरूर है, दिल्ली के लोग वहां रहते हैं, बट वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली जो है वो मेट्रो सिटी है, चाहे दिल्ली के किसी भी पुअर से पुअर एरिया में आप रहते हो, वो मेट्रो सिटी है। समझ गए मेरी बात? लेकिन अगर आप देखिए, ये रूल तो रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, रूल में तो कागज बोलेंगे भाई। आप पोश एरिया में रहते हो या बिल्कुल ऐसे एरिया में रहते हो जो पुअर एरिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहते तो दिल्ली में हो ना, है ना। तो यहां देखो क्या रूल है, इंप्लॉयर अगर अपने इंप्लॉई को एचआरए देगा, हाउस रेंट अलाउंस देगा, पूरी बात सुन लेना, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिला, पहली लिमिट मैंने क्या बता दी, एक्चुअल एचआरए रिसीव, क्वेश्चन में गिवन होगा। रेंट पेड, कितना रेंट आपने आगे हाउस के लिए पे किया, वो भी गिवन होगा। माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी, इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। सैलरी इंक्लूड्स, कौन सी सैलरी का 10%? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, जितनी आपको बेसिक सैलरी मिलती है। ये सबसे ज्यादा परेशान करेगा आपको पॉइंट, सैलरी की डेफिनेशन। अलग अलग रूल में अलग अलग सैलरी की डेफिनेशन आने वाली है। यहां सैलरी की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आपको लेना है, डीए लेना है, ब्रैकेट में लिखो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, क्या मतलब है वो आगे जाके हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डीए लेना है और डीपी लेना है। डीपी का मतलब होता है डियरनेस पे, डीए लेना है और डीपी लेना है। बेसिक सैलरी लेनी है, डीए आरबी या डीपी लेना है, और कमीशन, कमीशन आपको लेना है परसेंटेज ऑन सेल्स, कमीशन आपको लेना है परसेंटेज ऑन सेल्स। आपको बेसिक सैलरी लेना है, आपको डीए लेना है, आपको कमीशन लेना है। आपको बेसिक सैलरी लेना है, आपको डीए लेना है, आपको कमीशन लेना है। कमीशन कौन से वाला लेना है, परसेंटेज ऑन सेल्स। दो तरह के कमीशन मिलेंगे, एक होगा फिक्स कि मंथली या ईयरली आपको इतना कमीशन मिला, वो वाला कमीशन नहीं लेना है। आपको मिलेगा एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कमीशन ऑन सेल्स या तो टर्नओवर एट द रेट ऑफ 1% एंड सेल मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर दैट अमाउंट। तो परसेंटेज बेसिस पर जो कमीशन कैलकुलेट हुआ वो वाला कमीशन लेना है। इन तीन चीजों का टोटल करना है और इन तीन चीजों के टोटल का 10% आएगा। अब इन तीन चीजों में हर बार जरूरी नहीं है कि तीनों चीजें मिलेंगी, मतलब मैंने बताया मैक्सिमम ये तीन चीजें, इनमें से जो मिला उसका टोटल करो और उसका 10%। फिर से समझें, अभी जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, ये क्या बात हुई, रूल है उसके अकॉर्डिंग चलो। जैसे जैसे चीजों को समझना स्टार्ट कर दोगे, खुद ब खुद चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब पहले मेरी बात समझो, हाउस रेंट अलाउंस अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉई को देगा, नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना एचआरए आपको मिला। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना आप रेंट पेड करते हैं उसमें से सैलरी का 10%। सैलरी में कितनी बातें, 3 बातें। और तीसरा क्या आएगा, इसी सैलरी का या तो 40%, इसी सैलरी का या तो आएगा 50%। रूल समझ लो, अभी इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा फिल करके दिखाऊंगा, समझ गए। पहले मेरी बात सुनो, ये मैंने बेसिक रूल बताया है, जैसे जैसे रूल अभी खुलेगा इसमें केस भी बनेंगे, लेकिन अभी अगर सब कुछ चीजें नॉर्मल हो,
सब कुछ चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड हो तो ये रूल लगेगा। एक्चुअल HR रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड क्या आएगा 40% ऑफ सैलरी, या तो क्या आएगा 50% ऑफ सैलरी। अगर मेट्रो सिटी है तो 50%, अदर सिटी है तो 40%। ये वाली बात बता दो, सब बच्चे इतना एग्री करते हो क्या? सब बच्चे बताओ फटाफट से, हाँ या ना। चलो, इतना काम आने के बाद बेटे 3 लिमिट है, एक्चुअल HR रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40 या 50% ऑफ सैलरी। तीनों में जो सबसे कम वो अमाउंट आपका हो जाएगा एग्जेम्प्ट, और उसके बाद एक्चुअल अमाउंट, ये देखो तीनों में विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो सबसे कम है वो अमाउंट क्या हो गया एग्जेम्प्ट। विच एवर इज लेस, वो अमाउंट क्या हो गया एग्जेम्प्ट। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, अगर टैक्सेबल अमाउंट की बात करें, अगर टैक्सेबल अमाउंट की बात करें तो अपन क्या करेंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एक्चुअल अमाउंट में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस कर दिया जाए तो वैल्यू आपके लिए निकल कर आ जाएगी। 3 लिमिट अपने पास हैं, तीनों में जो सबसे कम वो अमाउंट होगा एग्जेम्प्ट, और उसके बाद क्या करें, जो एक्चुअल अमाउंट अपने को मिला था उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट को माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो आपके लिए होगा टैक्सेबल। अभी मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। हाँ, इसी सैलरी का 40% लेंगे या इसी सैलरी का 50%। मेट्रो सिटी है तो 50, अदर सिटी है तो 40। अभी के अभी मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। ये देखो आप जरा, मैं आपको वापिस से मटेरियल में लेकर आ रहा हूं उस पेज पर जहां हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस खत्म हुए थे, जहां हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस खत्म हुए थे। पेज नंबर 4.8 पर थे, पेज नंबर 4.9 पर आप मटेरियल में आ जाओ। सही है, मैंने अपना जो मटेरियल आपको बनाकर दिया है इसको मैंने पूरी ताकत लगा के बनाया है अपनी, एक एक चीज बिल्कुल इसके अंदर डिफाइन है। इतना बढ़िया से मैंने आपको काम करके दे दिया। अगर आपने इसको सिस्टमेटिक वे से निकाला है, आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। जो रूल को लेकर के बातें होती हैं वो इंपॉर्टेंट नोट बना बना के मैंने सब लिख दिया। देखो, हाउस रेंट अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A, मैंने लिखा इट इज गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय accommodation which the employee might to be have HRA under the head salaries to the extent is not exempt under section 10 subsection 13A. HRA is exempt to the extent of the minimum of the following 3 limit. HRA में 3 लिमिट होती हैं। ये देखो, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के लिए 3 लिमिट क्या है, एक्चुअल HR रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आएगा 50% ऑफ सैलरी। और अगर अदर सिटी है तो एक्चुअल HR रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा आएगा 40% ऑफ सैलरी। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? कंडीशंस की बात अगर की जाए तो कंडीशंस में अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A इसमें लिखा गया एन एम्प्लॉई हु इज रिसिप्ट HRA कैन क्लेम द एग्जेम्पशन इफ ही डज नॉट लिव इन ओन हाउस एंड पे द रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। इस लाइन को जब अपन न्यूमेरिकली यूज करेंगे ना तब आएगा। देखो, सबसे पहली बात मेरी एक सुनना, एग्जेम्पशन कब मिलेगी? पहली बात तो जब आप रेंट पेड करते हो, और दूसरी बात रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा करते हो। एक बात सुन लो जरा सब बच्चे, कोई भी लिमिट कभी भी माइनस में नहीं आ सकती, ये बात ध्यान रखना।
अगर वो माइनस में आ रही है अपन उसको जीरो मान के चले। मैं इंप्लॉयर हूं, आप इंप्लॉई हो, सुनना, मैं आपको एचआरए दे सकता हूं ना, लेकिन हो सकता है आपका खुद का हाउस हो, मैं आपको एचआरए तो भी दे रहा हूं। ये जरूरी नहीं है कि सर खुद का हाउस होगा तो एचआरए क्यों मिलेगा। भाई मैं किसी में पार्शियलिटी कर ही नहीं रहा। अब जितने भी इंप्लॉई बैठे हो मैं सबको एचआरए दे रहा हूं। आधों के पास हाउस है, आधों के पास नहीं है। अब एक बात सोचो, जिनके पास है उनको मैं एचआरए ना दूं और जिनके पास नहीं है उनको मैं एचआरए दे दूं, पार्शियलिटी हो जाएगी ना। अब जो इंप्लॉई के पास खुद का हाउस है वो कहता है भाई मेरी क्या गलती, मेरा हाउस है, इसका मतलब तुम मेरे को एचआरए नहीं दोगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, जब तुम इसको दे रहे हो तो मेरे को भी दो। लेकिन जिसके पास हाउस नहीं है वो एचआरए मिलने के बाद उसको खर्च करेगा हाउस को रेंट पर लेने के लिए, और जिसके पास खुद का हाउस है एचआरए मिलने के बाद भी वो उसको खर्च नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्चुअल एचआरए तो मिलेगा, एक्चुअल अलाउंस तो मिलेगा, लेकिन जब रेंट पेड करने की बारी आएगी तो उसका रेंट पेड कितना होगा, जीरो। माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी तो वो माइनस में लिमिट चली जाएगी, बट वो माइनस में ना मान करके क्या मानी जाएगी, जीरो। कभी भी कोई लिमिट माइनस में नहीं होगी। अब वो दूसरी लिमिट क्या बन जाएगी, जीरो। यानी कि एक बात समझो, तीनों में सबसे कम क्या आएगा, जीरो। तो जीरो एग्जेम्प्ट होगा तो पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, आपको एचआरए तो मिलता है लेकिन आप उसको खर्च करते ही नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपका एचआरए पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है, टैक्सेबल। अभी हर तरह के क्वेश्चन, हर तरह के केस मैं आपको बना करके दिखाऊंगा। सब बच्चे पहले इतनी बात बताओ, ये क्लियर है तीन बातें, एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और थर्ड क्या आएगा 40 या तो 50% ऑफ सैलरी। सब बच्चे बताओ यस या नो। अब मेरी बात को अच्छे से समझना जरा ध्यान से, मैं आपको जो काम बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान से समझो। देखिए अगर हम लोग यहां बात करें, ये लिखता है, इसको एक बार, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है इनका अभी मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, बट उससे पहले इसी पेज पर लास्ट में देखना जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, पहले अपन उसको करते हैं। जो रूल मैं बताने की बात कर रहा हूं पहले उसको अच्छे से अपन समझ लेते हैं। देखिए, मिस्टर राम इंप्लॉयड इन बॉम्बे, मिस्टर राम की जॉब कहां है, बॉम्बे में। हिज बेसिक सैलरी ₹5,000 पर मंथ, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है, 5,000 रुपए पर मंथ है। ही रिसीव 5,000 पर एनम एज हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस के नाम पर कितने रुपए दे रहा है, 5,000 रुपए पर एनम उसको मिलता है। रेंट पेड बाय हिम 12,000 पर एनम, लेकिन वो आगे रेंट पेड कितना कर रहा है, 12। इंप्लॉयर आपको 5,000 रुपए एचआरए दे रहा है लेकिन आप खर्च कितना करते हो, 12,000। फाइंड आउट द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ एचआरए, आपको यह बताना है कितना एचआरए आपके लिए टैक्सेबल होगा। सब लोग क्लास में मौजूद हैं, प्रेजेंट है मेंटली, नोटबुक में करेंगे मेरे साथ। देखिए आपकी सैलरी मैं लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है पहले ये बताओ। बेसिक सैलरी आपकी है 5,000 रुपए पर मंथ। एचआरए कितना मिला, 5,000 रुपीज पर एनम। रेंट पेड कितना करते हो, रेंट पेड आप करते हो 12,000 पर एनम। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या, बेसिक सैलरी आपकी है 5,000 पर मंथ, एचआरए आपको मिलता है 5,000 पर एनम, और रेंट पेड आप करते हो 12,000 रुपए पर एनम। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मेरे को एचआरए का रूल लगाना हो, अच्छा ये बताना एचआरए में 3 लिमिट क्या होती है, एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल एचआरए रिसीव, ये पहली लिमिट होगी। सेकंड लिमिट क्या होगी, रेंट पेड
-10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। और थर्ड लिमिट क्या होगी बेटे, कहां रहता है ये बंदा, चेक करो, बॉम्बे मेट्रो सिटी है, क्या लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। सब बच्चे बता दो ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अच्छा सुनो मेरी बात, एक्चुअल एचआर रिसीव कितना मिला, एचआर 5,000 रुपए पर एनम मिला, ये लिख दिया मैंने, ठीक बात है, सही है। रेंट पेड बताओ कितना है, 12,000 रुपए रेंट पेड है, -10% ऑफ सैलरी। बताओ सैलरी में क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी 5,000 इंटू 12, सैलरी में लेंगे तीन बातें, आपकी सैलरी कितनी है 60,000, डीए कितना है 0, कमीशन कितना है 0, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 60,000। इसका 10% अगर आप निकालोगे, 60,000 रुपए का 10% कितना आया 6,000, तो ये लिमिट कितनी आ गई 6,000। और तीसरा क्या आएगा 50% ऑफ सैलरी, तो 60,000 रुपए का 50% कितना हो गया 30,000। सब बच्चे बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, तीनों में सबसे कम क्या, तीनों में सबसे कम है 5,000, ये अमाउंट आपका हो गया एग्जेम्प्ट। और अगर आपको इस क्वेश्चन में टैक्सेबल अमाउंट निकालना हो तो एक्चुअल एचआर रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, सही बात है। अच्छा ये बताना जरा, एक्चुअल एचआरए कितना मिला 5,000 और एग्जेम्प्टेड भी कितना है 5,000, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया नील, कोई टैक्सेबल अमाउंट नहीं होगा। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? एक्चुअल एचआर रिसीव 5,000, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी 6,000, और थर्ड आएगा 50% ऑफ सैलरी। तीनों में जो सबसे कम वो अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट हो गया, सही है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का डाटा बदल देते हैं। इसी क्वेश्चन में देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, ये देखो, अगर ये क्वेश्चन आपका से केस नंबर 2 बना देते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपका ऐसे होता कि मैं आपको बेसिक सैलरी जो दे रहा हूं 5,000 रुपए पर मंथ, आपको बेसिक सैलरी दे रहा हूं, मैं आपको एचआरए देता हूं 5,000 रुपए पर एनम, और अगर मैं रेंट पेड 8,000 रुपए पर एनम करता हूं, 12 की बजाय मैंने 8 कर दिया, कि हम लोग रेंट पेड कितना करते हैं 8,000। प्रवीण ढंग से बैठ। तो भाई इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक्चुअल एचआर रिसीव, तुम यार सुबह ऐसे पढ़ जाते हो सो जाते हो, जिसको देखा वही ऐसे है, इतना लाइफ में तुम व्यस्त थोड़ी ना हो यार अभी तक। एक्चुअल एचआर रिसीव कितना है बेटे 5,000, नंबर 2 रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। बताओ रेंट पेड कितना किया 8,000, -10% ऑफ सैलरी, सैलरी आपकी 60,000 है, ना डीए है ना कमीशन है, 60,000 रुपए आपकी सैलरी है, तो 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000, तो दूसरी लिमिट कितनी हो गई 2,000। और थर्ड क्या आएगा 40% ऑफ, सॉरी 40 नहीं आएगा, थर्ड लिमिट क्या आएगी बेटे 50% ऑफ सैलरी। जरा बताना सैलरी कितनी है 60, इसका 50% आप निकालोगे तो कितनी लिमिट आ गई 30,000। स्क्रीन पर आना, एक्चुअल एचआरए रिसीव 5,000, रेंट पेड 8,000, -10% ऑफ सैलरी 6,000, तो लिमिट बन गई 2,000। थर्ड आएगा 50% ऑफ सैलरी जो कि आ गया 30,000। तीनों लिमिट में सबसे कम क्या है 2,000, तीनों में सबसे कम क्या है 2,000, वो अमाउंट आपका क्या हो गया
एग्जेम्प्ट। अब अपन क्या करेंगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एचआरए रिसीव, एक्चुअल एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एक्चुअल एचआरए रिसीव माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। एक्चुअल एचआरए कितना है बताओ जरा, 5,000 माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है 2,000, दोनों में से अब देखिए ये अमाउंट कितना आ गया 3,000, ये अमाउंट आपके लिए हो गया टैक्सेबल। सब बच्चे बताओ पहले ये क्लियर है क्या, एक्चुअल एचआरए रिसीव पहली लिमिट, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी दूसरी लिमिट, 40% ऑफ सैलरी या 50% ऑफ सैलरी ये थर्ड लिमिट। तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जाम। सैलरी में कितनी बातें लेंगे, 3, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट वाला और कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स। तीनों में से जो जो होगा उसको वर्किंग नोट में लेंगे, उसका टोटल करेंगे और उसके टोटल का अपन 10% और तीसरी लिमिट में 40 या 50% उसका लेंगे। ये वाली बात बताओ सब बच्चे क्लियर है क्या। अपन क्या करेंगे ये देखो, अभी आप पूरी बात समझो, जल्दीबाजी नहीं है, अभी रूल खुलेगा। एचआरए केवल इतना नहीं है, एचआरए केवल इतना नहीं है, मैं एचआरए का ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा जिसपे 14 नंबर का क्वेश्चन अकेले एचआरए पे आ सकता है। समझ गए, तो अभी खुलने दो एचआरए को, मैं अकेला 14 नंबर का क्वेश्चन एचआरए का करवा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन भी अभी मैं करवाऊंगा आपको, मैं एक ऐसी कंडीशन बता दूंगा जिससे ये क्वेश्चन घूम जाएगा। अभी पहले समझो, ये देखो आप, अब अगर मैं इससे आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 8, पहले बताओ सबको मिल गया। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये देखो केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है, केस नंबर 3 है और केस नंबर 4 है। 4 केस हैं, 4 केस हैं, ये 4 क्वेश्चन है। जो अभी मैंने क्वेश्चन आपसे करवाया ये वैसा ही है। देखो एक कोई पर्सन, उसकी सैलरी कितनी है 4,000, प्लेस ऑफ स्टे रहता कहां है दिल्ली में, सर्विस कहां करता है नोएडा में, एचआरए कितना मिलता है 1,500 पर मंथ, रेंट पेड कितना करता है 1,400 पर मंथ। पहले मेरे को ये बताओ प्लीज, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना, सारे पर्टिकुलर दे दिए। सुनो जरा स्क्रीन पर, जल्दीबाजी नहीं, तुम ही करना, मैं नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे कर दे ऐसे ऐसे कर दे, तुम्हें ही करना है, होमवर्क है ये, मैं तो जस्ट बता रहा हूं ये करना है तुम्हें। ये देखो अगर क्वेश्चन नंबर बात करें, एक्चुअल एचआरए रिसीव मैंने आपको दे दिया, रेंट पेड पर मंथ दे दिया, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी बता दी, लोकेशन बता दी, सही है। तो आपको 3 लिमिट कैलकुलेशन की करनी है और जो सबसे कम आएगा वो एग्जेम्प्ट और बाकी अमाउंट टैक्सेबल। यहां शायद इन्होंने मंथली निकाला हुआ है, आप ईयरली भी बताएंगे पूरे साल का कितना अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल, आप ईयरली बेसिस पर निकाल लेना। सब बच्चे बताओ हो जाएगा। हाउस कहां है वो लोकेशन ले, रेंट पेड कहां कर रहे हो, रेंट पेड कौन से हाउस का कर रहे हो, दिल्ली हाउस का या नोएडा हाउस का, रहते कहां हो, रेंट पेड वहां होता है, तो उस लोकेशन की को बेस बनाकर चलना है। समझ गए मेरी बात, सर्विस से कोई मतलब नहीं है। अब एक बंदा जॉब करता है दिल्ली में, रहता है हिसार में है, तो वो हिसार में रेंट पेड करेगा ना, दिल्ली में तो नहीं करेगा, सही है, तो वो हिसार को ही बेस बनाएगा ना कि दिल्ली को। सही बात है या नहीं है। जॉब कहां करते हो उसकी लोकेशन नहीं लेनी, प्लेस ऑफ स्टे कहां है उसकी लोकेशन लेनी होती है। जल्दीबाजी तो नहीं हो रही, ये क्वेश्चन हो जाएगा। नोटबुक में फेयर तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, वैसा ही क्वेश्चन है, फिर एक प्रैक्टिस दे दी। मिस्टर ए एक पर्सन है, उसकी बेसिक सैलरी पर मंथ इतनी है, एचआरए इतना मिलता है, रेंट पेड इतना करते हो, रेजिडेंस प्लेस ये है। ऐसे ही मिस्टर बी सी और डी सबके बारे में क्वेश्चन है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस है, सुनते जाओ समझते जाओ। एचआरए को याद करने के लिए, एचआरए की 3 लिमिट, मैं कभी भी पूछ लूं चल बता एचआरए सुना, आप बोलोगे सर
HRA सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में कवर्ड होगा। 3 लिमिट है, एक्चुअल HRA रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी या तो 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में कितनी बातें लेंगे? 3 बातें, बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट और कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स। 40 या 50 में से 50% लेंगे मेट्रो के लिए, अदर सिटी के लिए लेंगे 40% ऑफ सैलरी। इतनी बात बताओ क्लियर है क्या? ये रूल मैं जब भी पूछूं ऐसा का ऐसे सुनाना है। तुम मेरे से कभी भी पूछोगे मैं ऐसा का ऐसे ही बताऊंगा, चेंज भी नहीं करूंगा, इसमें कुछ सीक्वेंस भी नहीं चेंज करूंगा। सही है? अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन हो जाएंगे तो अभी काम करते चलना है, अभी सुनो, रूल तो भी बनेगा। ये हो जाएंगे 4 केस, मैंने इनके सॉल्यूशन भी दिए हैं जबकि बनाकर। अच्छा एक बात समझिए, अब मैं असली बात पे आ रहा हूं। एचआरए की लिमिट कितनी है? 3। एक्चुअल एचआरए रिसीव, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी या तो 50% ऑफ सैलरी। अब एचआरए की जो कैलकुलेशन है, एचआरए की जो कैलकुलेशन है, अब कान खोल के दिमाग खोल के बात सुन लेना। एचआरए की जो कैलकुलेशन है उसको 4 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। एचआरए की कैलकुलेशन को 4 फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स? फैक्टर्स अफेक्टिंग, नंबर 1 एचआरए रिसीव, लिखो मत, लिखो मत, एचआरए रिसीव, पहले सुनो बाद में बताऊंगा लिखने के लिए। एचआरए रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड, नंबर 3 सैलरी, नंबर 4 रेजिडेंस प्लेस। अगर इनमें से एक भी फैक्टर में चेंज हो गया, किसी भी फैक्टर में ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो गया, भी आपको ईयर के स्टार्टिंग में एचआरए मिल रहा है, लेकिन 3 महीने बाद आपके इंप्लॉयर ने आपका एचआरए इंक्रीज कर दिया, पॉसिबल है ना कि पहले एचआरए मिलता था 2000 पर मंथ, अब मिलने लग गया 3000 पर मंथ। ईयर के बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है आपका मकान मालिक आपका किराया बढ़ा दे, रेंट पेड में चेंज हो जाए, हो सकता है, नहीं हो सकता? आप ग्रेड में काम कर रहे हो सकता है नवंबर में आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए, या किसी भी मंथ में आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग जाए, पॉसिबल है या नहीं है? और 4th रेजिडेंस पैलेस, आप पहले हिसार में रहते थे, दिल्ली शिफ्ट हो जाओ, तो हिसार में तो 40% ऑफ सैलरी था, दिल्ली में 50% ऑफ सैलरी है, हाँ या ना? कितने फैक्टर बता दिए? 4। चारों में एक भी फैक्टर में अगर चेंज आ गया, और चारों में से इनमें से किसी भी फैक्टर में जितनी बार चेंज आएगा उतनी बार का एचआरए सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ गए? मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर, ये जरूरी नहीं है कि चारों में चेंज आए, लेकिन ऐसा हो भी सकता है चारों में अलग अलग टाइम पर चेंज आ जाए। कभी आपका एचआरए बढ़ गया, कभी आपका रेंट पेड चेंज हो गया, कभी आपकी लोकेशन चेंज हो गई, कभी आपकी सैलरी चेंज हो गई। अगर ड्यूरिंग द ईयर इनमें से किसी भी फैक्टर में चेंज हुआ, तो जब जब चेंज होगा उतने उतने पीरियड का एचआरए अलग अलग कैलकुलेट करके लाना पड़ेगा। सही है? मान लो आपने जॉब ज्वाइन किया, अप्रैल में आपका सब सही चल रहा है, आपको एचआरए मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, डीए मिल रहा है, सब मिल रहा है। 1 जून को आपका एचआरए बदल गया, तो अप्रैल और मई इन 2 महीने के पर्टिकुलर्स के बिहाफ पर पहले आपको एचआरए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुन लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। 2 महीने का एचआरए रिसीव, 2 महीने का रेंट पेड, 2 महीने की सैलरी का 10% और 2 महीने की सैलरी का ही 40 या 50%। 2 महीने के पर्टिकुलर्स के बिहाफ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कितना एग्जाम कितना टैक्सेबल। 1 जून को आपका एचआरए बदल गया, मई 1 जून से लेकर जुलाई और अगस्त, जून जुलाई अगस्त सब सही चल रहा था, एक बार चेंज हुआ। 1 सितंबर को आपका रेंट पेड चेंज हो गया, तो जून जुलाई और अगस्त इन 3 महीने के पर्टिकुलर एक जैसे। अब इन 3 महीने का एचआरए फिर अलग निकालना पड़ेगा। 3 महीने का एचआरए, 3 महीने का रेंट पेड, 3 महीने की सैलरी का 10% और उन्हीं 3 महीने की सैलरी का
40 या 50%। 1 सितंबर को आपका हिसार से दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। अब पहले तो आप 40% की लिमिट में थे, अब आप 50% में आ गए, फिर आपके पर्टिकुलर चेंज हो गए। अब 1 सितंबर से फिर से आपको कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी को आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के कैलकुलेशन फिर से करने पड़ेंगे। सही है, 4 महीने की सैलरी का 10%, 4 महीने का रेंट पेड, 4 महीने का सब कुछ। फिर 1 जनवरी में आपका सैलरी चेंज हो गया ग्रेड लगने की वजह से, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, उस 3 महीने की कैलकुलेशन फिर से आपको करके लानी पड़ेगी। तो पहले 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4 महीने, फिर 3 महीने, ये आपको एक एचआरए कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ा? 4 स्टेज में। पहले में टैक्सेबल कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, चौथे में कितना, फिर सबसे टैक्सेबल 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 सबको ऐड करके बताना पड़ेगा इतना एचआरए इस साल में आपके लिए टैक्सेबल होने वाला है। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? सही है। टेस्ट करोगे ऐसा क्वेश्चन? टेस्ट करोगे ऐसा क्वेश्चन? ऐसा टेस्टी क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, ये देखो आप। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, अभी तो मैं आसान वाला मैं करवाऊंगा। अभी एक क्वेश्चन है 10th, ये मैं स्क्रीन पर ये मैं करवाऊंगा। ये लो जी, ये क्वेश्चन है, ये आपका आईपीसीसी के मई 2012 एग्जाम में पूछा भी गया था। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। सही है, 11 नंबर क्वेश्चन। इसके आगे लिख लो एक बार HW। मैंने आपको ये क्वेश्चन है ना करके भी दे रखा है, सॉल्यूशन करके बताया हुआ है, जबकि मटेरियल में ये क्वेश्चन जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 5 बार में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अप्रैल और मई का अलग, जून से लेके अक्टूबर का अलग, नवंबर दिसंबर का अलग, जनवरी का अलग, फरवरी मार्च का अलग। 5 बार ये कैलकुलेशन होगा इसके अंदर एचआरए का। सही है, इतना काम आपको करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कितना अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट होगा, है ना। उसके बाद भी ना कई लोगों को तसल्ली नहीं होगी कि बोला देखो मैंने कर दिया, तो मैंने एक क्वेश्चन फिर से ऐसा ऐसा और दे दिया। और इसके आगे भी लिख लो आप HW। ये क्वेश्चन फिर आपको करना है, इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको बना करके दिया है। लेकिन इससे पहले ना एक क्वेश्चन होना कैसे चाहिए वो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको। ये 2 क्वेश्चन जिनके आगे मैंने HW लिख दिया, ये आपका होमवर्क है, आपको करके आना। तरीका मैंने बता दिया, तरीका बताने के बावजूद मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व भी करके दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, बट मैं जो सोल्व कर रहा हूं वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है, जिसमें एक ही ब्रेक है, ज्यादा ब्रेक नहीं है। मैंने आपको जो दिया उसमें 4 या 5 ब्रेक हैं, मैं जो करवा रहा हूं उसमें एक ब्रेक लगा के दिखा रहा हूं। कि एक ब्रेक लगता तो ऐसे होता, आपको 4 या 5 ब्रेक लगा के चलना। ठीक बात है ना। एक बात सब बच्चे समझ लो कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं उसमें। अपन मोटे मोटे तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल मैं आपको बना के दे रहा हूं। और एक बात और बता दूं, मैंने पूरी बुक आपको प्रिंट करके क्यों नहीं दी अभी तक? इसीलिए नहीं दी, मैं रिसर्च करता रहता हूं। ये क्वेश्चन और डाल, समझ गए? एक बार बुक प्रिंट करके दे दी ना, फिर क्या होगा, मेरे को वही पढ़ाना है। अब जैसे आप पढ़ रहे हो, सही बात बताऊं तो मैं आपके पीजीबीपी टॉपिक का मटेरियल तैयार कर रहा हूं। अभी मेरी तसल्ली नहीं हुई है, अभी मैं उसमें कुछ क्वेश्चंस अभी ऐड ऑन कर रहा हूं। तसल्ली नहीं हो रही, मतलब मेरे को लग रहा है कि आपसे ज्यादा मजदूरी करवाई जा सकती है, उसमें और क्वेश्चन डाल रहा हूं। लेकिन एक बात समझो बेटे, जिसने एचआरए के ये क्वेश्चन कर दिए ना, उसको एचआरए की कैलकुलेशन में कभी डाउट आएगा क्या यार? है ना। अब देखो मेरी बात समझो, अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, जिसमें सैलरी के पर्टिकुलर्स होंगे, डीए होगा, कमीशन होगा, और हम क्वेश्चन कर देंगे, है ना। और आगे मान लो ये आया भी है, आगे मान लो ये क्वेश्चन आपने कभी उम्मीद ही नहीं करी थी, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है क्या? ठीक बात है ना। और पेपर में अब देखो, मैंने तो एक बार देखा जाए तो मैंने तो सारा बुक पढ़ा दी, मैंने आपको सारा केस बता दिए, सारे रूल बता दिए, बट एग्जामिनर ने उस रूल की बाल की खाल उतार दी। तो ऐसा पॉसिबल है
तो अपने को अलग अलग वैरायटी के जो क्वेश्चंस है ना वो छाट छाट के मेरे को करवाने पड़ेंगे, तभी अच्छी प्रैक्टिस होगी। और जब मैं करवाऊंगा तो भाई इसमें टाइम लगेगा, अपन करेंगे तो कुछ आपके एफर्ट्स हो गए तो टाइम कम लगेगा। और अब ये सोचो सारे एफर्ट्स मैं ही लगाऊं। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं ये क्वेश्चन स्क्रीन पर करवाना चालू कर दूं और मेरे को सबको समझाना हो, अब ये बात मान के चलो आधा घंटा कम से कम लग जाएगा। और दोनों क्वेश्चन मेरे को करवाने पड़ जाए, एक लेक्चर देखो कम से कम लग जाएगा, लगेगा ना। और यही काम आप करके आते हो, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, करके आओगे, अगर आप एफर्ट्स लगा के आओगे और ये क्वेश्चन आपसे हो गया, अल्टीमेटली पेपर में तो तुम्हें ही करना है, मैंने तो नहीं करना, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे हाथ से तुम सोल्व कर पा रहे हो ना, बेस्ट हो जाएगा, सही है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं बेटे आपको बेस्ट से बेस्ट करवाऊं, बस मेरा मेरा टारगेट यही है। चलो आगे सुनो, एक काम करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन करते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा कि मिस्टर एक्स हु रिसाइड इन कानपुर, मिस्टर एक्स जो कहां रहता है, कानपुर में, रिसीव 78,000 एज बेसिक पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22। मिस्टर एक्स जो कि कानपुर में रहता है और 78,000 रुपीज बेसिक सैलरी जो है वो उसको मिलती है। ही स्टे इन हिज फादर हाउस अप टू 31 अगस्त 2021। 2021 तक वो अपने फादर के हाउस में रहता है एंड ही डज नॉट पेड एनी रेंट फॉर दिस, और उसके लिए वो रेंट पेड नहीं करता। एंड देयर आफ्टर इन एन एकोमोडेशन एट अ मंथली रेंट ऑफ 3,000, लेकिन उसके बाद वो एक ऐसे हाउस में रहना स्टार्ट कर देता है जिसका मंथली रेंट कितना है, 3,000। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने तक आपको कोई किराया नहीं देना पड़ा, लेकिन उसके बाद जो किराया देना पड़ा 3,000 रुपए पर मंथ। हाउएवर इंप्लॉयर पे 700 पर मंथ एज हाउस रेंट अलाउंस, जबकि आपका इंप्लॉयर आपको एचआरए के नाम पर कितने पैसे देता है, 700 रुपए पर मंथ देता है। थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर कैलकुलेट एचआरए टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स, आपको यह बताना है कितना एचआरए मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगा। ठीक बात है। अब मेरी बात को समझिए जरा सब बच्चे, देखो अपन क्या करेंगे बेटे, ये जो क्वेश्चन आप मेरे को बता रहे हो मैं जब सोल्व करूंगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक ही बार चेंज हुआ ना, अप टू 31 अगस्त और फ्रॉम सितंबर 1 टू 31 मार्च। देखो सैलरी सुनो, सैलरी 78,000 पर एनम है ना, तो 5 महीने की सैलरी कितनी होगी वो ले लो। और यहां सैलरी 78,000 पर मंथ है ना, तो 7 महीने की सैलरी कितनी है वो ले लो। यहां एचआरए मिलता है 700 रुपए पर मंथ, और यहां भी एचआरए कितना मिलता है, 700 रुपए पर मंथ। यहां आपको एचआरए के अलावा अगर मैं बात करूं रेंट पेड, यहां करना पड़ता है नील, और यहां रेंट पेड आपको करना पड़ता है 3,000 पर मंथ। स्टे आप यहां भी करते हो कानपुर में, और स्टे आप यहां भी करते हो कानपुर में, मेरे ख्याल से क्वेश्चन कर दोगे, सही है। मतलब यूं मान लो ये 2 क्वेश्चन हो गए, ये 3 लिमिट इसकी निकाल के जो एग्जाम सबसे कम वो एग्जाम बाकी टैक्सेबल, और इधर से भी जो 3 लिमिट निकालो जो सबसे कम वो एग्जाम बाकी टैक्सेबल, और दोनों को मिला के जितना टैक्सेबल अमाउंट आएगा वो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होगा। अब बताओ कोई डाउट है तो, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दो, बोलिए बेटे, डन करूं, बोलो, सही है ना। चलो तो इतना काम आप करिए, बाकी हम लोग कल की क्लास में फिर आगे डिस्कस करेंगे। अब आपका होमवर्क क्या है, पूरा एचआरए आपको करके आना है, सही है ना। जहां से एचआरए स्टार्ट है ये देख लो एक बार, आप सब बच्चे ये देख लो एक बार, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस
मैंने आपको यूं मान लो कल ही करवा दिए थे, सही है ना? स्क्रीन पर आ जाओ 1 मिनट के लिए। ये एचआरए है, एचआरए का ये रूल है। उसके बाद एचआरए में रेलिवेंट बातें, एचआरए में सैलरी में क्या क्या आएगा वो बताया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एग्जेम्पशन, 4 बातें, सैलरी, एचआरए रिसीव, रेंट पेड, प्लेस ऑफ रेजिडेंस। ये 4 बातें हैं जो आपके एचआरए की कैलकुलेशन को इफेक्ट करते हैं, सही है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया 4 फैक्टर्स हैं, इनमें से अगर कोई भी फैक्टर में थ्रू आउट द ईयर चेंज होता है तो हमें एचआरए की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी। उसके बाद ये कहता है क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको करने के लिए दे दिया, कराई दिया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको केस करने के लिए दे दिया होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 10 ये मैंने आपको क्लास में भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 ये होमवर्क में दिया है। और क्वेश्चन नंबर 12 ये मैंने होमवर्क में दिया है। एचआरए के ऊपर ही सारा काम मैंने आपको करने के लिए दिया है, एचआरए के अलावा कोई काम नहीं है। जब एचआरए खत्म हो जाएगा, अगली क्लास में अदर स्पेसिफिक अलाउंसेस हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा, सही है? तो ये काम परफेक्ट तरीके से सबकी नोटबुक में होना चाहिए। ज्यादा काम नहीं है ये, लेकिन कल आपके पास संडे ऑफ है, आप आराम से काम करेंगे। मंडे की क्लास में अदर स्पेसिफिक अलाउंस के साथ मैं डिस्कस करूं, सही है जी? देखो 12 नंबर में, 10 नंबर में, 14 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर कहीं भी फिट कर सकता है इसको, सही है? मैं अगर देता तो 8 नंबर में देता, 8 मार्क्स, सही है? चलो।